नमस्कार। अध्ययन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मूल विधि में हमने आईपीसी चालू किया था और आईपीसी में हमने अध्याय 1 अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 1 में हमने देखा था कि किसको क्या कहा जाता है या कौन सी धारा कहाँ पे लागू होगी, ठीक है। अध्याय 2 में हमने देखा था कि जनरल एक्सप्लेनेशन यानी कि किस चीज़ की परिभाषा क्या है या किसको क्या कहा जाता है, साधारण व्याख्या दी गई थी। इसी प्रकार से हम अध्याय 3 चालू करेंगे और अध्याय 3 में हम देखेंगे, अध्याय 3 में हम क्या देखेंगे कि पनिशमेंट, ठीक है, दंड के बारे में देखेंगे कि दंड के बारे में क्या प्रावधान है और कैसे कैसे दंड की व्याख्या की गई है, तो उस चीज को समझेंगे। अगर इसमें देखें हम कि कौन सी धारा से पढ़ेंगे तो देखिए यहां से चालू करेंगे, धारा 53, ठीक है, यानी कि सेक्शन जो है 53 से लेके 75 तक जो सेक्शन आएंगे वो आते हैं चैप्टर 3 में, और आज हम यही देखने जा रहे हैं। तो हम चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी धारा 53 ही देख लेते हैं। धारा 53 में क्या प्रावधान किया गया है, तो देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या करनी है और आपको धाराओं को, जो इंपॉर्टेंट धारा है उन्हीं को देखेंगे और उसकी व्याख्या किस तरह से की गई आपको धारा याद रखना है और थोड़े केसेस भी हम आपको बताएंगे। तो धारा 3 क्या बताती है, देखिए धारा 53, धारा अगर 53 की हम बात करें, धारा 53, ठीक है, ये साधारण इसमें लिखा है दंड। अब दंड का मतलब पनिशमेंट हो गया, तो ये पनिशमेंट की टाइप बताती है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो पनिशमेंट 6 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान में जो हमारी आईपीसी है उसमें 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला दंड कौन सा होता है, दंड को हम थोड़ा डिटेल में पहले देख लेंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन से 5 दंड दिए हुए हैं। पहला दंड होता है मृत्यु दंड, डेथ, ठीक है, पहला मृत्यु दंड हो गया। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, मृत्यु दंड, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो आता है इसमें कारावास आ जाता है। फिर चौथा आ जाता है संपत्ति का समाहरण, संपत्ति का समाहरण, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां आ जाता है जुर्माना या आर्थिक दंड। तो ये जो धारा हमारी 53 है ये क्या बताती है, दंड के बारे में बताती है। और दंड के बारे में कितना बताया गया, दंड के बारे में बताया गया है कि ये दंड 5 प्रकार के होंगे। किसमें बताया गया, आईपीसी में बताया गया, धारा 53 में। तो अगर हम बात करें मृत्यु दंड की, तो ये ऐसा दंड है कि जिसमें आपको फांसी देके आपकी लाइफ को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे लागू होगा, ये ऐसा क्राइम होता है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, मतलब बहुत ही दुर्लभ होगा और बहुत ही मतलब हीनियस क्राइम होगा। ऐसा क्राइम होगा जो विभत्स होगा और आलोचनीय होगा, ठीक है। उसके बाद इस बहुत दुर्लभ प्रकार के कृत्यों के लिए ही मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक केस था, एक केस क्या था वो, बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब राज्य, बना पंजाब राज्य। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि मृत्युदंड सिर्फ उसी चीज के लिए दिया जाएगा जो अति दुर्लभ प्रकार के कृत्य होंगे। आपको एक बस केस याद रखना है, बच्चन सिंह वाला, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दूसरा आता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब कि जब आपको ये दंड दिया जा रहा है, इस दंड को देते समय आपका जो जीवन शेष है, यानी कि शेष मतलब जितना जीवन आप जिएंगे नेचुरली, तब तक आप पूरे जीवन भर जेल में रहेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ कंसीडर नहीं करना है कि 14 साल, 20 साल, 25 साल, नहीं। आजीवन कारावास का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जब तक जीवन जीना है अब उसी जेल में ही जीना है, यानी कि जो आपको दंड दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं कारावास की, ठीक है। तो कारावास में क्या है, कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है, एक तो देखिए होता है साधारण,
दूसरा होता है कठिन। कठिन, अब देखिए साधारण कारावास क्या है। साधारण कारावास में एक चीज़ होती है कि आपको जैसे सज़ा मिल गई, मान लीजिए 5 साल की सज़ा मिल गई किसी चीज़ के लिए, तो आपको सिंपली अंदर रखा जाएगा। लेकिन जो कठिन कारावास होता है, कठोर कह सकते हैं इसमें सश्रम होता है, यानी कि आपको श्रम भी करना पड़ेगा। तो मतलब कारावास की अगर हम बात करें तो कारावास 2 प्रकार के हो गए, कठिन और साधारण, ठीक है। उसी प्रकार से संपत्ति का समाहरण क्या है कि संपत्ति को जब्त करने के संबंधित कोई प्रावधान आ जाता है, उसकी चीज़ उसके बारे में बताया गया है। और अंतिम में बताया गया है जुर्माना, यानी कि आर्थिक दंड दिया जाता है। ये भी एक प्रकार से पनिशमेंट या दंड का प्रकार है। तो ये हमने क्या देखा, धारा सेक्शन यानी कि धारा 53 को हमने देखा कि जो दंड के बारे में बताती है। और दंड मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं धारा 54 में। जो धारा 54 है क्या बताता है कि मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण, यानी कि किसी को अगर मान लीजिए मृत्यु दंड दिया गया है तो उसका रूपांतरण कैसे किया जाए, यानी कैसे किया जाए। ये तो संविधान में बताया गया है कि भैया राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये धारा 54 है जो इसके बारे में बताती है कि ठीक है उसको कम करके हो सकता है आजीवन कारावास कर दें। हालांकि प्रैक्टिकली बहुत वैसी धारा नहीं है कि इसका उपयोग किया जाता हो, अभी तक शायद ही इसका उपयोग किया, मेरे ख्याल से उपयोग नहीं हुआ है अभी तक। तो बस आपको याद रखना है कि मृत्यु दंड का जो रूपांतरण है या लघुकरण है, यानी कि उसको किसी और दंड के रूप में परिवर्तित करने की बात जो आती है वो किस में दिया गया है, वो धारा 54 में दी गई है। उसके बाद आ जाती है धारा 55। धारा 55 की यदि हम बात करें तो आजीवन कारावास के दंडावास का लघुकरण, यानी कि मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास हो गया तो आजीवन कारावास का मतलब कि उसकी जैसे मान लीजिए किसी की एज 15 साल या कह सकते हैं 20 साल है, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, आपका चरित्र देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, बहुत सारी आपका अनुशासन देखा जाता है जेल में। लेकिन उसके बाद ये क्या है, धारा 55 में आप पढ़ते होंगे जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ या फिर राज्यपाल की शक्तियाँ, आप संविधान में आपने पढ़ा होगा। तो दंड का रूप बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रावधान है, इसमें क्या प्रावधान है कि भैया आपकी आजीवन कारावास की सज़ा कम तो की जा सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि मिनिमम जो है वह 14 वर्ष से कम नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका आजीवन कारावास है, ठीक है, तो आपको कम कर देंगे, तो कम करके 1 साल थोड़ी कह सकते हैं कि 1 साल बाद आपको छोड़ देंगे, नहीं, वो आपका कितना रहेगा, मिनिमम 14 वर्ष रहेगा। 14 साल आपको कर दिया जाएगा। और बात रही आजीवन कारावास की दंड, तो कैसे क्षमादान किया जाता है, ये अगर आप संविधान आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो स्वेच्छा से नहीं करता है, वो बस एक मोहर लगाता है, वो जो निर्णय लेती है वो कैबिनेट लेती है, यानी कि सीएम या पीएम लेते हैं, ठीक है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका अंतिम निर्णय होता है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर बाद में हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी बायसनेस या फिर किसी अपने भेदभावपूर्ण रवैये से इनका मतलब जो सज़ा है वो कम की गई है। हम आगे की धारा देखते हैं, हमारे आगे की धारा है, देखिए ये इसके बाद की धारा इंपॉर्टेंट नहीं, जो धारा इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे। जैसे इसमें है यूरोपीय और अमेरिकियों के लिए दंड की दास्ता संबंधित, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट धारा पे आ जाते हैं, हमारी धारा है 60, ठीक है, धारा 60 सेक्शन 60, ठीक है। इसमें क्या दिए, इसमें देखिए पहले धारा को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि धारा जो 60 है क्या बताती है, धारा 60 बताती है कि आपको अगर दंड दिया गया है, कारावास की सज़ा हुई है, उस कारावास की सज़ा में आपको कितना पार्ट आपको साधारण कारावास होगा और कितना कठिन होगा, यानी कि सश्रम कारावास होगा। ये चीज़ कौन बताता है, ये बताता है धारा 60। आगे चलें तो धारा 61 आती है, इसमें बताता है संपत्ति के संप्रहरण, यानी कि जब्ती। अगर बात करें संपत्ति के जब्ती की बात करें तो उसके संबंधित में जो प्रावधान किए गए हैं, बताया गया है, वो धारा हमें क्या बताती है, धारा 61 बताती है, ठीक है। देखिए धारा 61 में अभी संपत्ति के जैसे सेक्शन हमने 53 देखा था, 53 में दंड के प्रकार बताए थे और उसमें भी एक प्रकार संपत्ति को जब्त किया जाना एक प्रकार था। 61 में बताता है उस दंड के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो धारा 63 आती है, और धारा 63 क्या बताती है, धारा 63 बताती है कि आर्थिक दंड जुर्माने की रकम क्या होगी, ठीक है। तो उस संबंध बस सिंपल से याद रखिए, जो धारा इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है और इससे डिटेल आएगा भी नहीं।
तो धारा आपको बस इतना से याद रखना है कि धारा 63 है, क्या बता रही है, आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम के बारे में बता रही है। हालांकि इसके बारे में भी डिटेल्स हम देखते हैं किस हिसाब से ये होगा, आगे एक धारा आएगी। उसके बाद आ जाता है जुर्माना ना देने पर कारावास या दंड। तो ये कौन सी धारा है, ये धारा बताती है 64 बताती है कि भैया मान लीजिए आप पे धारा लग गई, कोई भी धारा लगी, ठीक है। अब आपने क्राइम किया, क्राइम पे मान लीजिए आपसे 5000 का जुर्माना लग गया, उस समय आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा, कारावास दिया जाएगा। उस संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 64 में है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, फिर आ जाते हैं हम आगे अगली धारा पे। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, तो अगला हमारा धारा 66 है। 66 को बस याद रखिएगा, क्या है कि जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। यानी कि आप पे जुर्माना नहीं लगाया गया, ठीक है, आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है, एक धारा बताती है। दूसरी के बाद धारा क्या बताती है कि जुर्माना अगर नहीं दे पा रहे तो दंड का प्रावधान होगा। और धारा 66 क्या बता रही है कि भैया अगर आप जुर्माना लगाया गया, दंड दिया जाएगा, लेकिन किस भांति का कारावास होगा। यानी कि अगर आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं तो आप पे जो दंड लगाया जाएगा वह किस प्रकार का होगा। तो अभी देखिए इसमें हम बता रहे हैं, अभी यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे, ये देखिए 53 इन सब में वो जो ना जुर्माने की ही बात की गई इन धाराओं में नीचे के, तो इसमें हम डिटेल से देखते हैं। तो आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का देखिए, अब इसको देख ही लेते हैं डिटेल से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अब देखिए आईपीसी तो है पुरानी, और इसमें 150 रुपये की बात की गई है। तो 1866 में क्या था कि 150 रुपये भी बहुत होते थे जब इसका गठन किया गया था, आईपीसी बनाई गई थी। हालांकि अभी भी जुर्माना ज़्यादा का लगता है, ऐसी बात नहीं, 150 रुपये का लगता है, लेकिन इसमें जो प्रावधान है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा है, अगर आप पे 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो आपको सज़ा कितने महीने तक की हो सकती है अगर आप पे नहीं करते हैं, 2 माह तक की। अब देखिए ज़्यादातर तो लोग सभी पे ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए सोचिए कि 50 रुपये आप पे जुर्माना किसी कारण से लगाया गया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपने पान खा के थूक दिया, वहाँ पे जुर्माना था, तो आपको उसके लिए सज़ा कितने दिन की हो सकती है, 2 महीने की। फिर अगर 100 रुपये का जुर्माना है तो 4 महीने की होगी, ठीक है। और इसी प्रकार क्या हो गया कि 100 रुपये से ज़्यादा, उसके बाद की बात नहीं है, अधिक, ठीक है। अगर 100 रुपये से अधिक का जो है जुर्माना आप पे लग गया है तो उसके लिए सज़ा क्या है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान ये है कि उसके बाद आप पे जो सज़ा लगेगी, ऐसे लिखते हैं 100 रुपये से अधिक, तो वो होगा 6 माह। यानी कि 100 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा है तो आप पे अधिकतम, मतलब 100 रुपये से अधिक कितना भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, लेकिन उसके लिए अधिकतम जो सज़ा है 6 महीने की है। हाँ देखिए, अब बात आती है कि भैया मान लीजिए 1 करोड़ का जुर्माना लग गया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपल सा आपने पढ़ा था कि संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे काम करेंगी। उसके बाद हम आगे की धारा देखेंगे जो कि इसी से संबंधित है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, आर्थिक दंड ना चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। यानी कि बता रहा है कि भैया आपने कोई और दंड नहीं किया है, ऐसा दंड किया है जिसमें आर्थिक दंड दिया जा रहा है आपको, और आप चुका नहीं रहे तो उसके संबंध में कारावास दिया जाएगा। ये इसी संबंधित धारा इसी की व्याख्या ठीक से कर रही है। और बता रहा है इसमें देखिए, आर्थिक दंड का भुगतान पर, मतलब जैसे कि है आर्थिक दंड आप पे 100 रुपये लगाया या 10,000 लगाया तो आपको कारावास हुई, लेकिन अगर आपने पैसे चुका दिए उस समय तो आपको कारावास नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है, धारा 68। अब देखिए धारा 69, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये सब तो ऐसे नॉर्मल धारा थी, पढ़ लीजिए जानकारी के लिए, ठीक है। धारा 69 क्या बताती है कि जुर्माने के अनुपातिक भाग दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, ठीक है। पर्यवसान मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये की आप पे क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। अब 100 रुपये के जुर्माने के लिए आपको कारावास कितने महीने का होना चाहिए, 6 महीने का, ठीक है। 6 माह का कारावास हुआ। अब मान लीजिए कि आपने, देखिए अब 10,000 रुपये भी हो सकता है, तो अब 100 रुपये में आपको 6 महीने की सज़ा है। आपने मान लीजिए 1 महीने की सज़ा काट ली,
ठीक है। अब बचा आपका 5 महीने। तो आप ध्यान दें कि इसमें जो है 25 रुपये पे 1 महीने की आपको सज़ा मिल रही है। एक प्रकार से मोटा मोटा आप देखें, जैसे यहाँ से नहीं, आप यहाँ से समझिए, जैसे 50 रुपये था तो 50 रुपये पे 2 माह की थी, तो यानी कि 25 रुपये के हिसाब से आप पे सज़ा हो रही है। तो यानी कि अगर बाकी रकम आप चुका भी देते हैं मान लीजिए, तो उस हिसाब से जैसे सज़ा जो काटेंगे तो पैसा भी कम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके वो पैसा कम करेंगे, और जो बचा टाइम पीरियड रहेगा और उसके हिसाब से जितना जुर्माना रहेगा उसको काट के अगर आप उस समय पे कर देते हैं तो आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। अगर सज़ा सिर्फ इसलिए हुई है, मतलब आप पे इसलिए हुआ है सज़ा कि केवल आप पैसा नहीं चुका पाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारी है कि 70, धारा 70 है। धारा 70 क्या बताती है? जुर्माने का दंड या जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना है। तो मान लीजिए जुर्माना आप पे लगाया गया है, और जुर्माना कई प्रावधान क्या होता है, जैसे आप पे सज़ा लगा 10 साल की सज़ा हो गई और 2000 का जुर्माना हो गया, ठीक है। तो आप पे क्या किया जाएगा कि अगर 10 साल की सज़ा है और 2000 का जुर्माना है तो सज़ा तो काटेंगे ही आप, लेकिन जुर्माना आपसे कब वसूला जाएगा? जुर्माने के लिए मतलब 6 साल के अंदर वसूला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही वसूल लिया जाएगा। हाँ, यदि 10 साल के बाद अगर आप तब भी जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी, थोड़ा बहुत उसी के अनुपात में उसको बढ़ा के सज़ा को बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन बताता है? ये बताता है धारा 70, ठीक है। धारा 71 सिंपल सा है, बस आपको जानते रहना है। धारा 71 यहाँ बताता है कि मान लीजिए आपने कई अपराध किए हैं, ठीक है, कई अपराधों को मिलाकर बने अपराध के लिए दंड, तो उसकी व्याख्या करता है। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी तेज़ चलाई, गाड़ी तेज़ चलाने के साथ किसी को परेशान किया, उसके बाद आप आगे गए, फिर आपने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें सबको जोड़ा जाएगा और कुल मिला के सोचा जाएगा भैया आपने एक्सीडेंट किया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, बस आपको याद रखना है कि धारा 70 परीक्षा के हिसाब से 71 सॉरी धारा 71 में क्या है, तो कई अपराधों को मिलाकर एक अपराध जो होगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। और उसके बाद की जो धारा है यानी कि 72 उसी की व्याख्या करती है, धारा 72 की। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट धारा है, इसके पहले वाली कौन सी थी? 69 थी, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट अगली धारा है वो है धारा 73। धारा 73 सबसे कठोर दंड का प्रावधान है, मृत्यु दंड के बाद छोड़ दें, क्योंकि धारा 73 क्या बोलती है? एकांत परिरोध, यानी कि आपको ऐसा दंड दिया जाएगा कि आपको एकांत कारावास में रख दिया जाएगा, यानी कि ना आप किसी से मिल सकेंगे, ना किसी से बात कर सकेंगे। कि ऐसा कमरा होगा जिसमें एक छोटी सी उसके थ्रू मतलब गैप या अलमारी बनी रहेगी, उसी के थ्रू आपको खाना मिल जाएगा। तो ये इसकी जो व्याख्या करता है वो धारा 53 बताता है कि एकांत परिरोध की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अब इसी की अवधि की बात करें हम तो कैसी अवधि होगी, और ये बहुत रेयर होगी। तो एकांत परिरोध आपको समझ लीजिए कैसे मिलेगा। अगर किसी को 6 महीने का, ये धारा हम 74 की बात करते हैं, 53 ने तो बताया उसके बारे में, तो अवधि क्या होगी? अगर किसी को 6 माह की सज़ा हुई है तो एकांत परिरोध अधिकतम कितना होगा? 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने का। उसके बाद अगर बात करें, मान लीजिए किसी को सज़ा 1 वर्ष की हुई है तो 2 महीने। अगर 1 वर्ष से अधिक है, एक वर्ष से अधिक सजा हुई है तो अधिकतम जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना भी हो सकता है, अधिकतम 3 माह का एकांत परिरोध या कह सकते हैं कि आपको अकेलेपन की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें जैसे आपको अधिकतम कितना दिया जाएगा? 3 महीने का दिया जाएगा, 6 महीने पे 1 महीने की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि आपको 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, पहली बार। और एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ना। तो 1 माह में 7 दिन, ठीक है, से अधिक नहीं। एक माह में सिंपल सा समझ लीजिए। अब बोर्ड को इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, यहाँ नया ही ले लेते हैं, हो गया है। तो 1 माह में
रहा है सही से। 7 दिन, अधिक नहीं, ठीक है। और आपको एक साथ यानी कि एक बार में एकांत परिरोध मिला है, तो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और टोटल आपको अधिकतम कितना मिल सकता है? अधिकतम इसकी सजा हो सकती है आपको 3 महीने की, कितना भी हो जाए, ठीक है। अधिकतम 3 माह की इसकी सजा होगी एकांत परिरोध की, ठीक है। तो एकांत परिरोध मतलब कि आपको अकेले काल कोठरी में बंद, काल कोठरी का मतलब ऐसी जगह बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उस स्थिति में मतलब जहाँ पे बंद किया जाएगा वहाँ पे आपको सिर्फ खाना मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। तो ये सबसे कठिन सज़ा की एक मतलब एक अपने आप में सबसे कठिन सज़ा है। तो इस प्रकार से हमने जो है अपना कौन सा चैप्टर देख लिया? चैप्टर 3 जो है हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चैप्टर 3 में कहाँ से कहाँ तक हमने देखा? तो चैप्टर 3 में हमने देखा कि सेक्शन 53 से चालू किया था, उसके बाद हमने 74 तक देखा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम कल चैप्टर 4 को देखेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें हमारी अल्लाहपुर और रामबाग दोनों में क्लासेस चालू हैं ऑफलाइन। आप एडमिशन अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है एडमिशन ले सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। मॉर्निंग में जो अल्लाहपुर की बैचेस हैं, अल्लाहपुर में मॉर्निंग 7 बजे से शाम को मतलब दोपहर 11 बजे तक, और रामबाग में शाम को 3 बजे से 7 बजे तक बैचेस चालू हैं। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।